सुप्रभात मेरे शेर शेरनियों, और आप सभी का स्वागत है आपके प्रीतम एकेडमी परिवार में। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 10 का, जो हम लोग चैप्टर ले रहे थे भूगोल का, और वो क्या था, वन एवं वन्यजीव संसाधन। और इसका अभी तक हम लोगों ने एक पार्ट ले लिया है, और पिछला जो पार्ट था उसमें हम लोगों ने वन और वन्यजीव संसाधन की विविधताओं के बारे में चर्चा किया था, और साथ में हम लोगों ने इस बात का चर्चा किया था कि पूरे पृथ्वी पर किस तरह से ये जो वन और वन्यजीव संसाधन है उससे हमें क्या लाभ है, और उनसे किस तरह से पारिस्थितिकी तंत्र का एक बंधन बनता है जिससे हमें लाभ होता है, और पारिस्थितिकी तंत्र के खतरे से क्या क्या नुकसान हो सकता है इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। साथ में भारत में जितने भी प्रकार के वनस्पति जात और प्राणी जात हैं उनके संख्याओं के बारे में और उनके कमी के कारणों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो आई होप अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप वो वीडियो जाके देख लें, और चैनल में अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आपके प्रीतम एकेडमी को भी क्या करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो आज का मोटिवेशनल कोड है मैं उस पर बात करता हूं कि बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, कि बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप से जलना पड़ता है, कि धरती को धूप से जलना पड़ता है शोहरत के शिखर पर चढ़ने के लिए। शोहरत के शिखर पर चढ़ने के लिए एक दिन घुटनों के बल चढ़ना होता है। तो जो संघर्ष से कभी परिचित नहीं हुआ, जो संघर्ष से कभी परिचित नहीं हुआ, वो इतिहास में कभी चर्चित नहीं हुआ। तो दुनिया में अगर आपको इतिहास में चर्चित होना है मेरे दोस्तों, तो सिंपल सा फंडा है, संघर्ष करो, क्योंकि बिना संघर्ष के आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो आज का जो सेशन है हम लोग इस पे बात करेंगे कि भारत में वन क्षेत्र कितना है, पहली बात, और साथ में जो भी वन क्षेत्र है उसमें जो भी प्राणी जात है या जो भी वनस्पति जात है उसको किस तरह से क्लासिफिकेशन किया गया है, वर्गीकरण किया गया, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो समझिएगा, सबसे पहले बात, अगर भारत में मैं वन आवरण का बात करूं कि हमारे भारत में कुल कितना क्षेत्र जो है वो वन से घिरा हुआ है, तो मेरे रसगुल्लो, मेरे लड्डुओं, मेरे बच्चों सुनना, अगर मैं भारत में कुल वन क्षेत्र का बात करूं तो ये 79.42 मिलियन हेक्टेयर कितना है, 79.42, यानी कि 79.42 मिलियन हेक्टेयर का मैं बात कर रहा हूं। क्या मिलियन हेक्टेयर जो क्षेत्रफल है वो भारत में मेरे रसगुल्लो कुल वन क्षेत्र है। तो कभी आपसे क्वेश्चन आएगा कि बताइए गुरुजी कि भारत में कुल कितना वन क्षेत्र है, तो आप क्या बताओगे, 79.42 मिलियन हेक्टेयर है। बात क्लियर है। अगर हम प्रतिशत में बात करें गुरुजी, तो भारत का जितना भी पूरा भौगोलिक स्वरूप है, भारत की जितनी बड़ी पूरा जो क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल का 24.16%, यानी कि 24.16% जो है, 16% क्या है, पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल का ये जो हेक्टेयर हम लोगों ने बात किया 79.42 जो मिलियन हेक्टेयर परसेंट है, ये क्या है, पूरे भारत का जो क्षेत्रफल है उसका 24.16% है। अब तो यहां तक आपको बात समझ में आ गया। तो कभी क्वेश्चन आएगा कि पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत जो क्षेत्रफल है उसमें वन क्षेत्र पाया जाता है, तो मेरे रसगुल्लो आप क्या बोलोगे, 24.16% क्या पाया जाता है, वन पाया जाता है। अगर मैं सभी जितने भी तरह के वन भारत में पाए जाते हैं, अगर मैं सभी वनों का अगर मैं कैटेगरिया का बात करूं कि किस किस तरह के वन पाए जाते हैं, तो सघन वन पाए जाते हैं, उसके बाद खुला वन पाया जाता है, और साथ में क्या पाया जाता है, तो मैंग्रोव वन जो है वो भारत में पाया जाता है। तो भारत में कुल मिलाकर बात किया जाए तो 3 तरह के वन पाए जाते हैं। एक जो होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सघन वन बोलते हैं, दूसरा क्या होता है, खुला वन बोलते हैं, और तीसरा हमारा क्या होता है, वो क्या है, मैंग्रोव वन पाया जाता है। तो अगर मैं परसेंट वाइज बात करूं मेरे रसगुल्लो, तो ये जो सघन वन होता है ये 12.12% पाया जाता है, यानी कि ये जो 24.16% जो है, पूरा जो 24.16% जो पूरा हमारा क्या है, वन क्षेत्र है, भारत के पूरे भौगोलिक स्वरूप का 24.16% जो वन है, यानी कि 79.42 मिलियन हेक्टेयर जो वन है, उस क्षेत्रफल का 12.2% जो क्षेत्र है वो सघन वन का रूप आता है। और मैं अगर बात करूं खुले वन का, तो पूरा जो ये 24.16% जो मेरा पूरा जो
वन क्षेत्र है उसका मैं बात करूं तो 9.14% यानी कि 9.14% जो क्षेत्रफल आता है वो किसका होता है, खुला वन का होता है। और मैंग्रोव वन का मैं बात करूं मेरे रसगुल्लो तो ये कितना आता है 0.14%। तो क्वेश्चन यहां से खुल के आता है, बन के आता है कि आप कमेंट बॉक्स में छापना कि अगर पूछा जाए कि सघन वन क्षेत्र कितना प्रतिशत है तो क्या बताओगे, 12.2%। अगर रसगुल्लो ये पूछा जाए कि खुला वन कितना परसेंट है तो क्या बोलोगे, 9.14%। अब पूछा जाएगा कि मैंग्रोव वन कितना है तो 0.14%। अब यहां से क्वेश्चन बन के आता है कि भारत में सबसे ज्यादा किस वन क्षेत्र, कौन सा वन क्षेत्र है, तो आप क्या बोलोगे, सघन वन क्षेत्र। और सबसे कम मैंग्रोव वन क्षेत्र। बात करें तो इस तरह से वनों को हम लोग बांटते हैं। वनों को तीन टाइप से भारत में बांटा गया है, एक तो सघन वन, दूसरा खुला वन और तीसरा क्या हो गया, मैंग्रोव वन। तो क्वेश्चन आता है कि भारत में कुल कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो आप 3 बोलोगे मेरे रसगुल्लो, और वो क्या क्या है मेरे रसगुल्लो, तो आप क्या बोलोगे, सघन वन, खुला वन और मैंग्रोव वन। तो जिस तरह से वनों को बांटा जाता है उसी तरह से वन में रहने वाले जितने भी वनस्पति जात है या जितने भी प्राणी जात हैं उनको भी तो बांटा गया होगा, है या ना। अब बोलोगे हाँ सर ऐसा हो सकता है गुरुजी। तो मेरे रसगुल्लो सुनोगे कि जितने भी प्रकार के आप पौधे देखते हो या जितने भी प्रकार के प्राणी देखते हो उनको एक संगठन है जिनका अगर मैं शॉर्ट फॉर्म का नाम करूं तो क्या है, IUCN। क्या है, IUCN। बस आपसे बोर्ड ही पूछता है कि IUCN क्या है, तो आप क्या बोलोगे, यह अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ है। क्या है, यह अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ है, या कभी कभी यह लिख देता है कि प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ। कभी कभी लिखेगा अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ, या कभी कभी लिख देता है प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ। बात क्लियर है। तो ये जो संगठन है हमारा, ये IUCN जो संगठन है यानी कि अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण जो संघ है, ये क्या करती है कि जितने भी तरह के पेड़ पौधे या जितने भी तरह के वनस्पति जात या जितने भी तरह के प्राणी जात पाए जाते हैं उनको बांटने का काम करता है। क्या करता है, उनको बांटने का काम करता है। तो मेरे रसगुल्लो सुनोगे, अगर मैं IUCN के अगर वर्गीकरण का बात करूं कि इसने जिस तरह से वन क्षेत्र को और जिस तरह से इसने वनस्पति जात को और प्राणी जात को बांटा है, तो इसने जो वर्गीकरण किया इस पे मैं बात कर लेता हूं। तो मेरे रसगुल्लो ध्यान से सुनना, ये जो वर्गीकरण किया गया है IUCN के द्वारा, ये वर्गीकरण कुल मिला के 6 तरीकों से किया गया। कितना, 6 तरीकों की इन्होंने वर्गीकरण किया। तो अब यहां पे बात आता है मेरे रसगुल्लो कि सर आप मेरे को बताओ कि IUCN ने ये अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण जो संघ है सर, इन्होंने भारत के पौधों को और प्राणियों को, चाहे विश्व स्तर पे बात कर लो या भारत पे बात कर लो, मैं मेनली भारत का बात कर रहा हूं, तो भारत में जितने भी पौधे पाए जाते हैं, जितने भी वनस्पति पाए जाते हैं या जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं उनको कितने वर्ग में बांटा। तो मेरे रसगुल्लो आप क्या बोलोगे, सर 6 वर्गों में बांटा जाता है। कितने वर्गों में, 6 वर्गों में बांटा जाता है। तो अब मेरे बहुत से मेरे रसगुल्ले होंगे, मेरे बहुत से ऐसे मेरे जलेबियां होंगी जो मेरे को पूछेंगी सर वो क्या है। तो मेरे दोस्तों मेरे रसगुल्लो सुनोगे, वो पहला जो आता है वो सामान्य जातियां आती है। क्या आती है, पहला क्या होता है, सामान्य जातियां आती हैं। दूसरा क्या आता है, संकटग्रस्त जातियां आती हैं। तीसरा जो आता है वो सुभेद जातियां आती हैं, और चौथा जो है उसको दुर्लभ जातियों के नाम से जाना जाता है, और जो 5वां है उसको स्थानिक जाति के नाम से जाना जाता है, और अंतिम जो 6ठा है मेरे दोस्तों वो क्या है, लुप्त जातियां हैं। तो कभी अगर आपसे क्वेश्चन आएगा कि बताएं कि IUCN के द्वारा कुल कितने वर्गों में वनस्पति जात और प्राणी जात को बांटा गया, तो आप बोलोगे 6। और कभी मेरे रसगुल्लो ये पूछ लिया जाए कि वो 6 क्या है, तो मेरे रसगुल्लो आप क्या बताओगे, सामान्य जातियां, संकटग्रस्त जातियां, सुभेद जातियां, दुर्लभ जातियां, स्थानिक जातियां और क्या है, लुप्त जातियां। मेरे साथ एक बार आप लोग रिपीट करना, असामान्य जातियां पहला नंबर का, दूसरा क्या था, संकटग्रस्त जातियां, तीसरा क्या था, सुभेद जातियां, चौथा क्या था, दुर्लभ जातियां, 5वां क्या था, स्थानिक जातियां, और 6ठा क्या था, लुप्त जातियां। बात कर रहे हैं, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आप समझोगे कि अब हम लोग बात करते हैं कि ये सामान्य जातियां क्या होता है सर, संकटग्रस्त जातियां क्या होता है सर, सुभेद जातियां क्या होता है सर, दुर्लभ जातियां क्या होता है, स्थानीय जाति क्या होता है, लुप्त जातियां क्या होती है।
तो कहा गया है ना कि रक्त बहाकर श्रृंगार करूं, खामोश यहां तलवार नहीं, हम शेरों के वंशज हैं, हमें हार तो कते स्वीकार नहीं। समझ में आ गया ना। तो हम लोग पहले बात करते हैं समान जातियों के बारे में। तो पहली बात कि हम लोगों ने यहां पे जो चीजें देखी कि देश का जो कुल क्षेत्रफल है उसमें से 79.42 मिलियन हेक्टेयर क्या है, पूरा वन क्षेत्र से घिरा हुआ है। और अगर मैं पूरे भारत का जितने भी क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल का मैं बात करूं तो उसका 24.16% क्या है, वो झाड़ जंगल से ये घिरा हुआ है, जंगल वाला क्षेत्र है। तो उसमें से सघन क्षेत्र जो था वो ये था, खुला वन जो था वो ये था, और मैंग्रोव वन ये था। और IUCN जो है वो क्या करते हैं, जितने भी प्राणी होते हैं या जितने भी वनस्पति जात होते हैं उनको क्या करते हैं, 6 वर्गों में बांटने का काम करते हैं। 6 वर्ग क्या क्या था हम लोगों ने बात किया। अब इसके अंदर जाने का हम लोग काम करते हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं सामान्य जातियां के बारे में बात करते हैं। क्या सामान्य जातियां, जो अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ या प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ जो था, इन्होंने क्या किया, सबसे पहला जो वर्गीकरण किया पौधों का और वनस्पति जात का, वो क्या था, सामान्य जातियां। क्या था, सामान्य जातियां। तो इस पे हम लोग बात करते हैं। तो मेरे रसगुल्लो ध्यान से सुनना कि ये जो सामान्य जातियां होती हैं ये बेसिकली किस तरह की जातियां होती है, मैं इस पे बात करता हूं। तो ये जो सामान्य जातियां होती हैं ये इस तरह की जातियां होती है, या ये वे जातियां होती हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए, यानी कि अगर हम अपने अस्तित्व को रखना चाहते हैं तो इनकी संख्या का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, या ये लोग सामान्य रूप से रहते हैं, कहीं भी पाए जा सकते हैं। मैंने क्या बोला कि ये जो सामान्य जातियां हैं वे ऐसी जातियां हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती हैं, कि अगर ये होंगी तो भी ठीक है और नहीं होंगी तो भी ठीक है, लेकिन होना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो कभी क्वेश्चन आएगा कि सामान्य जातियां क्या हैं, तो आप क्या बोलोगे कि ये ऐसी जातियां होती हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए, जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, इनको सामान्य जाति बोलेंगे। क्वेश्चन यहां से पूछता है मेरे गुरुजी, क्वेश्चन पूछता है मेरे रसगुल्लो कि सामान्य जातियों के उदाहरण बताएं, सामान्य जातियों के उदाहरण बताएं। तो आप देखोगे अगर मैं केवल पशु का बात करूं तो पशु आपको सर्वदा देखने को मिलेगा, और बिना पशु के आप अपना अस्तित्व को नहीं सोच सकते हो। कारण मैंने बताया कि अगर आपको मटन खाना हो, अगर आपको चिकन खाना हो, अगर किसी क्षेत्र में एक बड़ा सा जानवर क्या गया हो, मृत पड़ा हो, तो उसके लिए भी पशु चाहिए जो उसको खाएगा, या आपको भूख मिटानी हो तो आपको वो चीज चाहिए होता है, या आपको खेत में हल जोतना हो तो उसके लिए भी पशु चाहिए होता है। तो ये पशु जो होता है समान। उसी तरह जब साल वृक्ष देखोगे, चिड़ का वृक्ष देखोगे, और जितना भी रेंडोस होता है यानी कृदंक होते हैं, कृदंक माने होता है, मैं बोल सकता हूं छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, कृतंक, ठीक है। तो ये सारे जो चीजें होते हैं ये सामान्य है जिनकी उपस्थिति होना अनिवार्य है। तो ऐसे जातियां या ऐसे जीव या ऐसे उपजातियां जिनका होना हमारे जीवन के लिए सामान्य बात है, उन सभी को सामान्य जाति में या सामान्य वर्गों में बांटा गया। किसके द्वारा, तो IUCN के द्वारा। उदाहरण क्या है मेरे बच्चों, मेरे रसगुल्लो, उस पर ध्यान देना। पशु हो गया, साल हो गया, चिड़ हो गया और कृंतक हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोडेट्स बोलते हैं, यानी कि मैं बोल सकता हूं छोटे मोटे कीड़े मकोड़े। बात क्लियर है। तो क्वेश्चन यहां से बन के आता है कि साल का जो, जैसे लिख देगा साल, इनमें से किसके अंतर्गत आता है, और दे देगा सामान्य जातियां, संकटग्रस्त जातियां, सुभेद जातियां, दुर्लभ जातियां। तो अब क्या मार के आओगे, सामान्य जातियों के अंतर्गत आता है। फिर से मैं बता दूं कि सामान्य जातियां वैसी जातियां जिनका जीवित रहना हमारे लिए सामान्य वाली बात है, या सामान्य जिसको मानते हैं, जैसे पशु, साल का वृक्ष, चिड़ का वृक्ष और कृदांत, यानी कि छोटे मोटे जो पशु, छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनका बात कर रहा हूं। तो ये रहा, हम लोगों ने पहले बात किया सामान्य जातियों के बारे में। अब हम लोग दूसरा जो बात करेंगे वो क्या है, संकटग्रस्त जाति के बारे में। संकटग्रस्त नाम से ही पता चल रहा है कि इसके ऊपर में संकट जो है ना, संकट के बादल, वो क्या कर रहे हैं, तांडव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, तांडव कर रहे हैं। तो समझिएगा, अगर मैं इस संकटग्रस्त जातियां का बात करूं तो इसमें आपको दो चीज जानकारी रखनी। कितनी चीजों को, दो चीजों की। पहला बात कि इनकी जो संख्या है वो लुप्त हो रही है। क्या हो रही है, इनकी संख्या लुप्त होने का खतरा, इनकी संख्या में लुप्त होने का खतरा है। यानी कि ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे इनकी संख्या घट रही है। कि मान लिया जाए कि पहले ये 10 थे, आज मैंने इसको 10 देखा, अब कल जाऊंगा तो इसमें घट जाएगा। ऐसे कुछ स्थिति के कारण इनकी संख्या घट रही है। यानी कि संकटग्रस्त जातियां जिनके सर पे क्या हो रहा होगा,
तांडव हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? तांडव हो रहा होगा। खतरे का क्या हो रहा होगा? तांडव हो रहा होगा। तो जिनकी संख्या लुप्त होने के कगार पर है या जो लुप्त होने का खतरा है जिसके पास, बात करें अब खतरा क्यों है भाई, तो ये कारण का बात करें तो जिस कारण से ये लुप्त हो रहा है, जिस भी कारण से ये लुप्त हो रहा है, अभी आपको पता कि जो चील थे जिसको गिद्ध बोला गया है उनकी संख्या घट गई मार्केट से। कारण क्या था कि बोला गया था कि एक बार गाय जो मवेशियां होती उनमें कुछ बीमारी आया था पोलियो टाइप का, तो उसमें एक टीका लगा था। तो वो टीका इतना जहरीली था कि अगर उसको कोई खाएगा जिसको वो टीका पड़ चुका है तो वो भी क्या हो जाएंगे, उससे संकटग्रस्त होकर वो मर जाएंगे, क्षतिग्रस्त हो जाएंगे। तो जब मवेशियों में यानी कि भैंस बकरियों में ये जब टीका पड़ा तो उसके कारण बहुत सारा इफेक्ट देखने को मिला और बाकी उनको खाने वाले जितने भी जीव जंतु हैं वो मरने लगे। तो उसी तरह से जो संकटग्रस्त जातियां होती हैं इनकी संख्या क्या होती है, लुप्त होने के कगार पर होता है या खतरा इसमें मंडरा रहा होता है कि ये लुप्त हो जाएगा। लेकिन जिस कारण से ये लुप्त होगा, अगर इसको रोका नहीं गया कि जिस कारण से इस पे लुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है, अगर उसको नहीं रोका गया तो इनकी संख्या में जो घटने का दर है या जो घटने का क्रम है, जो सिलसिला है वो क्या रहेगा, जारी रहेगा और धीरे धीरे ये क्या हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि इनकी जीवित रहने का जो साधन है ना वो क्या हो जाएगा, बहुत कठिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुत कठिन हो जाएगा। यानी कि बोलने का मतलब है कि संकटग्रस्त जातियां में ऐसे जीव जंतु या ऐसे उपजातियां आते हैं जो लुप्त होने के कगार में है, यानी कि वो लुप्त होने का उसमें खतरा है। क्या है? खतरा है। वो लुप्त नहीं हुआ है, बस खतरा है। तो अगर आप किसी भी चीज का उपयोग करते हो जिससे वो गायब हो जाएगा या उसकी उपस्थिति मौजूदगी नहीं रहेगी और आपने अगर उस चीज का उपयोग आप लोगों ने करता रहा तो कहीं ना कहीं वो क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे वो खत्म हो जाएंगे और वो जिंदा नहीं बचेंगे। तो खतरा है, बस खतरा है, वो पूरा खत्म नहीं हो चुका है। जैसे कि बोला गया ना कि जैसे आप घर से जा रहे हो, बिल्ली रास्ता काट दिया तो आप क्या बोलते हो कि बाहर सावधानी जाना कि तुम्हारे पास खतरा है। तो बिल्ली जब क्रॉस किया तब ना पता चला कि खतरा है। तो जब विकट परिस्थिति आती है, जब विकट परिस्थिति जो इसमें चल रही है, अगर उसको नहीं रोका गया तो ये धीरे धीरे क्या होगा, खत्म हो जाएगा। ये बात है। तो यहां पे पूछा जाता है कि संकटग्रस्त जातियां क्या है, तो आप क्या बोलोगे, ऐसे जातियां जो लुप्त होने का उस पर खतरा है, लुप्त नहीं हुआ है, बस खतरा है। और अगर जिन कारण से ये कम हो रहा है, अगर इसको नहीं रोका गया तो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अगर मैं इसका उदाहरण का बात करूं तो आप उदाहरण देखना, ये काला हिरन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। काला हिरन, जंगली गधा, गेंडा, शेर पूंछ वाला बंदर और संगाई को ही क्या बोलते हैं, मणिपुरी हिरन भी बोला जाता है। तो यहां से आपका ऑप्शन जो होता है दिया होता है, लिख देगा काला हिरन, जंगली गधा, गेंडा, शेर पूंछ वाला बंदर और संगाई यानी कि मणिपुरी हिरन, ये किसके अंतर्गत आता है, और ऑप्शन दे देगा सामान्य जातियां, संकटग्रस्त जातियां, सुभेद जातियां और दुर्लभ जातियां। तो जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे इनको कुछ समझ में नहीं आएगा, ये कुछ भी मार के आ जाएंगे। लेकिन आप प्रीतम एकेडमी से पढ़ते हो तो मैं 100% बताता हूं कि आप लोग अगर मेरे वीडियो को सही तरीके से देखे होगे तो आप लोग क्या करोगे, संकटग्रस्त जाति को मार के आओगे। तो ये जो काला हिरन है या जंगली गधा है या गेंडा है या कौन सा बंदर, शेर पूंछ वाला जो बंदर है और जो संगाई जो मणिपुरी हिरन है, ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो संकटग्रस्त जातियों के अंतर्गत आते हैं। मेरे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं तीसरा नंबर, जो हम लोग है सुभेद जातियों के बारे में बात करते हैं। कौन सा जाति, सुभेद जाति। तो सुभेद जाति में इसमें 4 पॉइंट जो है आपको याद रखनी है। पहला क्या है कि इनकी संख्या घट रही है। पहली बात समझिएगा, हम लोगों ने संकटग्रस्त में देखा कि इसमें खतरा है, ये लुप्त होने का इसमें खतरा है, और सुभेद में क्या है कि इनकी संख्या घट रही है। क्या हो रही है, इनकी संख्या घट रही है। तो जिस कारण से इनकी संख्या घट रही है, अगर उन परिस्थितियों को नहीं बदला जाता है, अगर उन परिस्थितियों को नहीं बदला जाता है तो जाहिर सी बात है कि संख्या में तो कमी आएगी, संख्या तो घटती रहेगी। बोलोगे हाँ गुरुजी, तो क्या होगा कि ये जो जाति है ना, सुभेद जाति, ये धीरे धीरे इस वाले कुल में, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि संकटग्रस्त जाति की श्रेणी में क्या हो जाएंगे, ये लोग आ जाएंगे।
क्या होंगे, संकटग्रस्त जाति के कुल में आ जाएंगे। तो अब यहां पे समझना कि बार बार में संकटग्रस्त जाति क्यों मैं समझा रहा था कि मान लो कि किसी की संख्या 10 है और ये दिन ब दिन घटती जा रही है और अभी मान लो कि 1 या 2 संख्या बचा हुआ है, तो ये लुप्त होने के कगार पे है कि ये जो 2 है ना ये कभी ना कभी खत्म हो जाएगा। कि मैंने क्या बोला कि आपके पास 10 जो है वो कंचे थे, यानी कि जिसको हम लोग गोली बोलते हैं कंचे, ठीक है, या 10 क्या थे, आपके पास फूल थे मान लो, ठीक है, आपके पास वो फूल धीरे धीरे घटता गया और अभी आपके पास 2 फूल बचे हुए हैं। और अगर आपने उस फूल के पेड़ पे पानी नहीं डाला ठीक से, उसको खाना नहीं ठीक से दिया, उसके जैसा वातावरण नहीं दिया, तो ये दोनों के दोनों फूल क्या हो जाएंगे, आपके खत्म हो जाएंगे। तो इस स्थिति की जो स्थिति आती है ये संकटग्रस्त जातियों के बीच में आती है। लेकिन जब सुभेद जातियों का बात करें तो इनकी संख्या 10 से 9 हुई, फिर 8 हुई, आप देख रहे हो कि संख्या घट रही है, इनकी संख्या घट रही है। और जिस कारण से ये घट रही है अगर उसका बदलाव नहीं किया जाता तो ये घटती रहेगी। ये क्या होगी, घटती रहेगी, घटती रहेगी, घटती रहेगी। और आप एकदम चुप बैठ गए, आपने कुछ नहीं किया, तो अंत में फिर भी इनकी संख्या कैसी बचेगी, जिस तरह से संकटग्रस्त जातियों की जो संख्या बचती है उस तरह से इसकी संख्या बच जाएगी। बात करें, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो अब यहां पे क्या बचेगी, इनकी संख्या क्या हो जाएगी, छठी ग्रस्त में शामिल हो जाएगी। तो क्वेश्चन यहां से बनता है दोस्तों कि सुभेद जातियां क्या कभी संकटग्रस्त जातियां में आ सकती है क्या? आप बोलोगे हां गुरुजी, लेकिन संकटग्रस्त जातियां कभी सुभेद जातियों के अंतर्गत नहीं आ सकता। मैंने क्या बोला कि ये जो है सुभेद जातियां ये बदलकर संकटग्रस्त जाति में आ सकता है, लेकिन संकटग्रस्त जो जाति है वो सुभेद जाति में कभी नहीं आ सकता। इसका कान खोल के आप सुन लो, बात क्लियर है। अब आप समझिएगा, उदाहरण का बात करते हैं। तो जैसे नीली गाय, नीली जो भेड़ होती है, नीली भेड़ होती है, ये उसका उदाहरण है। एशियाई हाथी इसका उदाहरण है। गंगा नदी का जो डॉल्फिन है ये क्या है, इसके उदाहरण है। तो मेरे बच्चों, मेरे रसगुल्लो, आप मेरे को बताओ, अगर ऑप्शन में कभी दिया रहेगा, क्वेश्चन दिया रहेगा कि बताइए कि सुभेद जातियां सुभेद जातियां का उदाहरण क्या है, और एक उदाहरण दे दे गंगा नदी का डॉल्फिन और बाकी जो है वो अलग अलग तरह से दे दे, तो मेरे बच्चों जो मेरे क्लास देखेंगे वो गंगा नदी का डॉल्फिन जरूर मार के आएंगे। बात क्लियर है। तो नीली भेड़, एशियाई हाथी और गंगा नदी का जो डॉल्फिन है वो सुभेद जाति के अंतर्गत आता है। यानी कि मुझे दिखाई दे रहा है कि संख्या क्या हो रही है, घट रही है। और अगर जिन कारण से घट रहा है अगर मैं वो नहीं देखूं तो ये धीरे 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 क्या हो जाएगा, पूरा तरह से घट जाएगा और ये किस पे आ जाएगा, संकटग्रस्त जाति में आ जाएगा। यानी कि कुछ और अगर स्थिति उस पर आ जाए तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं चौथे नंबर पे जो है दुर्लभ जाति पे। तो दुर्लभ जाति क्या होती है, पहली बात सुनिए, दुर्लभ जाति क्या होती है, दुर्लभ यानी कि कम, ऐसा होता है, नहीं बोलते हैं ये जो प्राणी है ना बहुत दुर्लभ देखने को मिलता है। तो दुर्लभ माने क्या होता है, कम। तो ऐसा जाति जिसकी संख्या बहुत कम है, क्या है, बहुत कम है, ये हम लोग बोल सकते हैं या सुभेद है। यानी कि मैं बोल सकता हूं, समझिएगा मेरा बात, कि आपके पास पहले 10 फूल था, 10 गुलाब का फूल था, अपने सोना बाबू को देना था, लेकिन ज्यादा धूप पड़ने के कारण एक जो फूल है मुरझा गया, दूसरा फूल भी मुरझा गया, तीसरा फूल भी मुरझा गया, चौथा फूल भी मुरझा गया। तो आपके पास बगान में 10 ही फूल था और अभी आपने 4 से 5 जो है वो मुरझा गया, अभी आपके पास 3 या 4 बचे हैं, तो ये संख्या तो कम हो गया ना। तो अगर किसी जाति का संख्या बहुत कम है तो उसको हम लोग किस में रखते हैं, उसको दुर्लभ जाति में रखते हैं। और याद रखिएगा, सुभेद जाति घटती जाती है और ये लास्ट में दुर्लभ जाति में आके क्या हो जाती है, समावेश हो जाती है। तो जो दुर्लभ जाति होती है उसी को हम लोग सुभेद जाति भी बोल सकते हैं। तो आप ये सुभेद को ना याद रखकर आपको क्या याद रखना है कि दुर्लभ जाति जो होती है इनकी संख्या बहुत कम होती है, और जिस कारण से, जिस विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या घट रही है, अगर इनको नहीं रोका गया तो ये किस पे आ जाएंगे, ये संकटग्रस्त जाति में आके क्या हो जाएंगे, शामिल हो जाएंगे। बात क्लियर है। मैंने क्या बोला कि आपके पास 10 गुलाब के फूल है, आपको आपके सोना बाबू को देना है, और ज्यादा धूप आ गया या ज्यादा गर्मी आ गया तो एक एक फूल करके मुरझुराने लगा, उसकी जो खिलखिलाहट वो घटने लगा। तो पहले आपके पास 10 ही था, अभी आपके पास 4 बचा, तो कहीं ना कहीं संख्या में कमी आया ना, तो दुर्लभ जाति के अंतर्गत आ गया। और अगर कहीं ना कहीं अगर 1 बच गया तो ये संकटग्रस्त जाति में आ गया। किस में आ गया, अगर कहीं ना कहीं 1 बच गया तो
संकटग्रस्त जाति में आ गया और एक से थोड़ा सा अधिक बचा, जिसमें ना लगेगा कि ना ज्यादा है ना कम है, ना ज्यादा है और ना ही के बराबर, अगर ऐसा कभी लगा और वो बीच वाला भाग है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, संकटग्रस्त, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, शुभेच्छा जातियां बोलेंगे। बात क्लियर है? दुर्लभ जाति हो गया, दुर्लभ जाति का कोई उदाहरण नहीं है बच्चों, एक बार जान लेना, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं 5वां नंबर का, स्थानिक जातियां। क्या? स्थानिक जातियां। तो ये जो जातियां होती हैं ये भौगोलिक क्षेत्र से, जो प्राकृतिक भौगोलिक क्षेत्र है हमारा, उस प्राकृतिक भौगोलिक क्षेत्र की जो सीमा है, उस सीमा से अलग किसी विशेष क्षेत्र में पाया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये स्थानिक जातियां हैं। अब आप समझोगे, मोटा मोटे तौर पे मैं बात कर रहा हूं कि अगर हम लोग अपना भारत का बात करेंगे तो मोटा मोटी मान लिया जाए कि अगर हम लोग भारत का बात करें, ऐसे देखिए मेरे को थोड़ा इसमें दिक्कत होता है भारत का नक्शा बनाने में, तो मैं एक मोटा मोटी आपसे बात कर रहा हूं, ठीक है। ये मेरा एक भारत का नक्शा हो गया, तो हम लोग मेनली यही जानते हैं कि यही मेरा भारत का नक्शा है और यही हमारा सीमा है। लेकिन जब हम लोग मैप को खरीदते हैं तो साथ में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप जैसे समूह जो होते हैं वो हमको फ्री में गिफ्ट में मिल जाता है। तो हमारा मेनली जो क्षेत्र है वो ये वाला है। हमको तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है या जो लक्षद्वीप द्वीप समूह है वो हमको फ्री का मिला, लेकिन ये तो हमारे क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, हमारे सीमा के अंतर्गत आते हैं, लेकिन मेलदी सीमा तो हमारा ये है, ये हमारा मुख्य भौगोलिक क्षेत्र है और ये हमें फ्री का मिला हुआ क्षेत्र है। तो अगर इन क्षेत्रों में कुछ चीजें पाई गई तो वो क्या होंगे, वो स्थानिक जातियां होंगे। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि प्राकृतिक रूप से या जो भौगोलिक रूप से जो हमको क्षेत्र मिला मेरे बच्चों, उस क्षेत्र को छोड़कर, उस सीमा को छोड़कर अगर विशिष्ट क्षेत्र पर वो सारी चीजें पाई गई तो क्या है, हमारे स्थानिक जाति का है। अब उदाहरण का बात करते हैं रसगुल्लो, तो उदाहरण क्या है, तो अरुणाचल प्रदेश का एक मिथुन करके कोई है, वो हमारा मिथुन नहीं है, बंगाल का मिथुन नहीं है, वो IMA डिस्को डांसर वाला नहीं, ये एक जानवर है जिसका नाम क्या है, अरुणाचल प्रदेश का मिथुन। आप अंडमानी टील का बात करते हो, अंडमान में एक टील करके एक जानवर, एक जीव होता है, मैं उसका बात कर रहा हूं। निकोबार का कबूतर, निकोबारी कबूतर, कबूतर जा 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 वो वाला, या अंडमानी जंगली सुअर का मैं बात करूं तो ये सारे क्या होते हैं, स्थानिक जाति होते हैं। तो कभी क्वेश्चन आपके पास आएगा कि अंडमानी टील किस प्रजाति के अंतर्गत आता है, तो आप क्या बोलोगे, स्थानिक जाति। और स्थानिक जाति के मैंने बारे में आपको क्या बताया कि ऐसे जातियां जो अपना प्राकृतिक या भौगोलिक जो सीमा है हमारा, उस सीमा से क्या होंगे, हटकर या विशेष किसी सीमा में वो क्या करते होंगे, बने होंगे, उनको क्या बोलेंगे, स्थानिक जाति बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्थानिक जाति बोलेंगे। और वो क्या है, तो अरुणाचल प्रदेश का मिथुन, अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर और अंडमानी जंगली सुअर। बात क्लियर है मेरे लड्डुओं, मेरे रसगुल्लो, यहां तक बात क्लियर है। अब आप समझिएगा, लास्ट जो बचता है वो क्या होता है, लुप्त जातियां। क्या होता है, लुप्त जातियां। और हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर संकटग्रस्त जातियां जिस कारण से लुप्त हो रही है, अगर उसको नहीं रोका गया तो ये क्या हो गए, लास्ट में जाके ये लुप्त हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये लुप्त हो जाएंगे। तो अब यहां पे सबसे बड़ा मेन पॉइंट लेते हैं कि लुप्त जातियां क्या होते हैं। तो मेरे रसगुल्लो सुनोगे, लुप्त जातियां जो होता है कि जैसा नहीं होता कि मान लो कि आप अपने स्कूल में आप अपने क्लास में बैठे हो और मैं गया आपको ढूंढने के लिए, मेरे को पता है कि आप डेली इसी जगह पे बैठते हो, मैं गया वहां पर ढूंढने के लिए, कहां कोई है क्या, मैंने देखा कि आप गायब हो। अब शाम को जब छुट्टी हुई स्कूल तो मुझे पता है कि आप उस वाले ग्राउंड पे जाके खेलते हो, मैंने जाके वहां पे आपको ढूंढा, आप वहां भी नहीं हो। फिर मैंने क्या किया, मैंने आपका घर गया जहां पे आप बेसिकली रहते हो, मैंने वहां पे ढूंढा, आप वहां भी नहीं हो। तो आप गए तो गए कहां। इसी तरह से जिस तरह से वे सारी जातियां जिन क्षेत्रों में वो रहते हैं, जिन आवासों में वो रहते हैं और उनको वहां पे खोजा गया, क्या किया गया, उनको वहां पे खोजा गया और खोजने के बाद पाया गया कि वो अनुपस्थित है। क्या है, वो अनुपस्थित है। जैसा मैंने आपको स्कूल में खोजा, आप वहां अनुपस्थित हो, मैंने आपको ग्राउंड में खोजा, आप अनुपस्थित हो, मैंने आपको आपके घर जाके खोजा, आप अनुपस्थित हो। तो आप गए तो गए कहां। तो उसी तरह वे सारे प्राणी या वे सारे जीव जंतु जिनकी मैं बोल सकता हूं उनके आवासों को जब खोजा गया, वो जिन क्षेत्रों में रहते थे और उनकी उन क्षेत्रों में क्या पाया गया, उपस्थिति नहीं पाया गया, वो वहां पे थे ही नहीं। तो ऐसे सारे प्राणियों को या ऐसे सारे जातियों को जो इस तरह के वर्ग में आते हैं, उनको लुप्त जाति के कगार पे रखा गया। या हम लोग बोल सकते हैं
कि ये जो उपजातियां होती है ये स्थानीय क्षेत्र में, यानी कि जैसे कि आपका घर, ये आपका स्थानीय क्षेत्र हो गया, आपके स्थानीय क्षेत्र में, आपके प्रदेश क्षेत्र में, या देश में, या महाद्वीप में, या पूरे पृथ्वी पर कहीं नहीं पाया जाएगा। सबसे पहले आप लोग कहां खोजेंगे कि मान लो कि मेढक कहां पे होगा, एक तालाब में होगा तो तालाब में ढूंढ के देखेंगे तो तालाब में नहीं मिला, फिर हम लोग क्या करेंगे, उससे जो बड़ा वाला तालाब होता है उस पे जाकर खोज के देखेंगे, वहां पे भी नहीं मिला, फिर हम लोग उससे बड़ा वाला चीज में खोजेंगे, यानी कि पहले हम लोग स्थानीय रूप से खोजे, छोटा रूप से खोजे, वहां पे नहीं मिला, तो थोड़ा बड़ा रूप से हम लोग प्रदेश में खोजे, अपना जो पूरा बड़ा वाला इलाका होता है उसमें खोजे, भाई वहां भी नहीं मिला, अपने राज्य में भी खोज के देखे नहीं मिला, अब हम लोग पूरे देश में खोजेंगे, सला देश में भी कहीं नहीं मिला, अब हम लोग क्या करेंगे, पूरा एशिया महाद्वीप में खोजेंगे, वहां भी नहीं मिला, अब हम लोग क्या करेंगे, पूरे पृथ्वी में छान मारेंगे, अगर पूरे पृथ्वी में भी वो नहीं मिला तो वो सारे जो सारे है ना वो लुप्त जातियों के अंतर्गत आएंगे, यानी कि मैं बोल सकता हूं जिनकी उपस्थिति अब कहीं नहीं है वो सारे किसके अंतर्गत आएंगे, लुप्त जातियों के अंतर्गत आएंगे। और आपने सुना होगा नाम, आपने नाम जरूर सुना होगा, जो जोरासिक पार्क में था, तो आज वो क्या है, संसार में है ही नहीं, लेकिन उसका एक प्रजाति है छिपकली, लड़कियां छिपकली से बहुत डरती है, ठीक है, तो ऐसा टेंशन नहीं लेनी है, मैं हूं, ठीक है। तो अभी मैं बात करता हूं, तो मैंने बात की अभी लुप्त जातियों के बारे में, अब थोड़ा उदाहरण पे बात करते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे हैं, मेरे रसगुल्ले हैं, ये बिना उदाहरण के सुनते ही नहीं है, तो अगर मैं उदाहरण का बात करूं मेरे रसगुल्लो, तो ध्यान से सुनना, ये जो एशियाई चीता है ना, चीता, एशिया का चीता, एशियाई चीता आज ये पूरे पृथ्वी से गायब है, और दूसरा ये जो गुलाबी सिर वाली जो बतख है ये भी पूरे पृथ्वी से गायब है। तो कभी आपसे क्वेश्चन आएगा मेरे रसगुल्लो, और आएगा ही 100%, इससे हर साल क्वेश्चन पूछता है आपका बोर्ड कि बताएं कि इनमें से कौन सा जो जाति, इनमें से कौन सा जो प्राणी है वो लुप्त जाति के अंतर्गत आता है, तो आप क्या बताओगे, एशियाई चीता, या क्या बताओगे, गुलाबी सिर वाली बतख। बात क्लियर है, बात क्लियर है। चलिए एक लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसा लगा। तो अगर हम लोग एक लाइनर का बात करें तो भारत में कुल वन क्षेत्र जो है वो मैं बोल सकता हूं भारत में कुल जो वन क्षेत्र है वो 79.42% है मिलियन हेक्टेयर में। अगर हम लोग बात करें पूरा प्रतिशत तो 24.16%, उसमें सघन वन जो है वो 12.2 और खुला वन जो है 9.14, और अगर मैं बात करूं किसका, मैंग्रोव वन का, तो 0.14% था। अब हम लोग बात करते हैं कि जो जितने भी प्राणी जात है उनका वर्गीकरण का बात करूं तो IUCN यानी कि अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण या प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ जो है वो करता है। इन्होंने इसको 6 भाग में बांटा, सामान्य जाति, संकटग्रस्त जाति, सुभेद जाति, दुर्लभ जाति, स्थानिक जाति और लुप्त जाति में बांट दिया। अब ये सामान्य जाति क्या होता है, जिनकी उपस्थिति हमारे लिए सामान्य मानी जाती है, जैसे पशु, साल का वृक्ष, चीड़ का वृक्ष, कृदांत, और हम लोग बोल सकते हैं इसी को रोडस बोलते हैं। या एक है संकटग्रस्त जाति, ऐसा जाति जो लुप्त होने के खतरे में है, यानी कि जिसका अस्तित्व अब खत्म हो जाएगा, इस कगार पे है, यानी कि 1-2 बचे हुए। जैसे अभी अफ्रीका में 3 जो थे वो 3 क्या थे, वो सफेद कलर का जिराफ था, लेकिन अभी वर्तमान में वो 1 बचा है, यानी कि वो लुप्त होने के कगार पे, वो संकटग्रस्त जाति के कगार पे है। बात करें तो अगर वो 3 था तो 3 जो था वो किसके अंतर्गत में बोल सकता हूं, वो कहीं ना कहीं दुर्लभ जाति के अंतर्गत था, उसकी संख्या बहुत कम था। लेकिन जो 2 है ना, 2 पागल सनकी लोग जो है शिकारी है, उनके द्वारा मार दिया जाता है, और अभी वर्तमान स्थिति में उनकी जो उपस्थिति है अभी 1 बचता है, कितना, 1। तो ये संकटग्रस्त जाति के अंतर्गत है, और किसी कारण से अगर वो मर जाता है, भगवान ना करे ऐसा, क्योंकि हमारी सुंदरता है, अगर वो मर जाता है तो दुर्लभ मैं बोल सकता हूं वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, लुप्त जाति के अंतर्गत आ जाएगा। सुभेद जाति क्या, जिसकी संख्या घट रही है, और अगर उसको नहीं रोका गया तो वो क्या होगा, बाद में जाके संकटग्रस्त जाति में मिल जाएगा। फिर हम लोगों ने दुर्लभ जाति के बारे में देखा, जिसकी संख्या कम होती है और क्या होते हैं, विषम परिस्थिति के कारण संकटग्रस्त जाति में जाके मिल जाएगा। स्थानिक जाति जो हमारे भौगोलिक क्षेत्र से दूर के किसी विशेष क्षेत्र में क्या करेंगे, निवास करेंगे, और ज्यादातर इसमें अंडमान और लक्षद्वीप का ही आता है। तो अंडमानी टिल, निकोबारी कबूतर और अंडमानी जंगली सुअर, ये सारे जो जीव है वो किसके अंतर्गत है, स्थानिक में। और लुप्त जाति में क्या क्या आते हैं, तो जो अपने निवास स्थान या अपने प्रदेश, अपना देश और पृथ्वी पे कहीं नहीं पाया जाएगा, वो सारे किसके अंतर्गत आते हैं, लुप्त जाति के अंतर्गत आते हैं। और हम लोगों ने देखा एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाली बतख, ये सारे इसके उदाहरण। तो आज का जो टॉपिक था हम लोगों ने इसको कवर कर लिया। कल हम लोग देखेंगे इसके आगे कि क्या क्या चीजें, हम लोग थोड़ा एशियाई चीता के बारे में देखेंगे कि वो किस तरह से लुप्त हो गया, इसके बारे में थोड़ा देखेंगे, और 3-4 पॉइंट के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के 2 चैप्टर 2 ले लिया, और कुल मिला के 5-6 क्लासेस में ये जो पूरा चैप्टर वो खत्म हो जाएगा।
तो मैं मेहनत आपके लिए करता हूं, आपका काम है कि आप मेरे लिए मेहनत करो। और मेहनत करने वालों के लिए मैं हर बार एक बात मैं आपको बोल के जाता हूं कि मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरी बस की बात नहीं, कि मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरी बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्ठी तेरी इतनी औकात नहीं। और एक चीज बोला गया है ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर एक दिन समंदर भी आएगा। तू उस दिन का वेट कर, तू उस दिन का वेट कर जिस दिन तू पढ़ के सबसे ज्यादा नंबर लाएगा और डीजे बजाएगा और पड़ोसी क्या बोलेगा कि बाबू थोड़ा डीजे का साउंड कम कर। तो दोस्तों तुम मांझी हो, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ोगे नहीं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।